दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीबी में। दोस्तों पिछले पार्ट में हम लोगों ने एनसीईआरटी के विज्ञान जो 6 to 10 का निचोड़ है एसके झा सर का, हम लोगों ने 3 और 4 अध्याय को कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियोज़ में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 और 6 जो कि दिया गया शरीर में गति और सजीव विशेषताएं एवं आवास, ठीक है, 5 और 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो भी नए आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक बटन लाइक का ज़रूर दबा दे ताकि आने वाला सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने अध्याय की ओर आते हैं। अध्याय 5 है बॉडी मूवमेंट, शरीर में गति, ठीक है। इनके पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले इन्हें पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि शरीर में गति के लिए अस्थि यानी कि हड्डी, मांसपेशियों का ज़रूरत पड़ता है तथा इसे संचालन के लिए तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण संधि एवं कार्य दिए गए हैं, ठीक है। संधि क्या है, यानी कि संधि को हम लोग ज्वाइंट कहते हैं। ये जो दिया हुआ कुंदुक खलिकाय संधि, जांग की संधि और श्रेणी अस्थि, ये सभी किस में आते हैं? ये जो आते हैं वो कुंदुक खलिकाय संधि में आते हैं, ठीक है। ये कुंदुक खलिकाय संधि होती क्या है, यानी कि ये जॉइंट जो होती है जिसे बॉल एंड सॉकेट जोड़ भी कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये बॉल के आकार का है और ये जो सॉकेट इसमें फिट किया गया है, बॉल एंड सॉकेट के आकार का होता है। यह एक ऐसी हड्डी है जो गोल सिरा जो दूसरे हड्डी के कप सिरे से जाकर के फिट हो जाती है। ये देखिए इसमें जाके फिट हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कुंदुक खलिकाय संधि कहेंगे। अब बात करते हैं धुराग संधि। धुराग संधि होते क्या है? तो धुराग संधि जो है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? धुराग संधि कहते हैं। ये जो है गर्दन और सिर को जोड़ रहा है, इस संधि को हम लोग क्या कहेंगे? धुराग संधि कहेंगे। और घुटने की संधि को, यानी कि घुटने के संधि क्या है? जॉइंट्स। घुटने की जॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? हिज संधि कहेंगे, ठीक है। आइए इनके जो कार्य दिए गए हैं इनको पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि संधि यानी कि जॉइंट और उनके कार्य। कुंदुक खलिकाय संधि। कुंदुक खलिकाय संधि क्या है? इनके कार्य है जांग प्लस श्रेणी की अस्थियां, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉल एंड स्कैपुलर जॉइंट कहते हैं कुंदुक खलिकाय संधि को। और अगला है कि धुराग्र संधि, यानी कि धुराग्र संधि, ये इनका कार्य क्या है? गर्दन और सिर में होते हैं, जो कि गर्दन और सिर को जोड़ते हैं, ठीक है। और हिंज संधि, इनका कार्य क्या है? पैर और जांघ को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है। आइए इनके कुछ नोट्स दिए गए हैं, नोट्स पढ़ते हैं। कि शरीर में अचल जोड़ ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी है, ठीक है। शरीर में अचल जोड़ ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी है। अगला पॉइंट है इसका कि मानव कंकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात जो है वो निम्नलिखित है। तो इनको जो है हम लोग ABCD करके जो है कंकाल के बारे में इस टॉपिक को डिस्कशन किया गया है। तो पहले इनको देखते हैं। टॉपिक नंबर A में क्या कह रहा है कि हेड यानी कि सिर की बात करें तो सिर में जो होती है वो 29 अस्थियां होती है, यानी कि 29 हड्डी होती हैं। चेहरे में 14 होता है, ऐसे याद करते हैं। चेहरा 14वीं का चांद है, यानी कि 14 है। कपाल जो होता है वो 8 होते हैं कपाल में हड्डी। कान में जो होता है वो 6 होता है, ठीक है, 3-3 करके होते हैं। और गर्दन में 1 होते हैं। तो इस तरह टोटल कितने हो गए? टोटल हड्डियों की संख्या जो हो गई वो 29 हो गई, ठीक है। आइए अगले पॉइंट की बात करें इनके। तो सिर के बाद क्या आता है? B पॉइंट पसली पंजर, ठीक है। पसली पंजर की बात करें तो इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें 12 जोड़ा अस्थि होता है, ठीक है। पसली की फिगर को भी दिखाएंगे हम लोग। ये फिगर है पसली का। इसमें कितना जोड़ा अस्थि होता है? 12 जोड़ा होता है। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 12 जोड़ा क्या होता है? अस्थि होते हैं। 1 से 7 तक बंद पूर्ण पसली कहलाता है।
और 8, 9, 10 सभी जो है 7वां अस्थि से जुड़ा रहता है। और क्या कह रहा है कि 8, 9, 10 को सहजोड़ पसली कहते हैं। कौन सा पसली कहते हैं इनको? सहजोड़। और 11th और 12th को उड़ता हुआ या खुला पसली भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इन्हें इस पसली का फिगर देख लेते हैं पहले। ठीक है, यही हमारा पसली का फिगर है पूरा यहाँ से ऊपर तक। अगला पॉइंट है कि मेरुदंड। मेरुदंड होते क्या है? मेरुदंड जो होते हैं इन्हें कहते हैं, ये जो है रीढ़ की हड्डी जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं। ठीक है, तो इनके जो पॉइंट्स है इनको देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं मेरुदंड में। यह मानव मस्तिष्क से जुड़ा एक हड्डी का खोखला संरचना होता है। ठीक है, इसमें अनेक तंत्रिका कोशिका से बना नली समान संरचना का होता है जो मेरुदंड से जुड़ा रहता है। इसका अगला पॉइंट है कि यह मेरु कोशिका का संचरण का कार्य करती है। अगला पॉइंट है इसमें कि इसमें 33 कोशिकाओं का बना हुआ हड्डी होता है। ठीक है, इसका अंतिम यानी कि नीचे वाला भाग श्रेणी मेखला जोड़ा रहता है। ठीक है, आयन के फिगर को देखते हैं, पिक्चर को देखते हैं। श्रेणी अस्थिया का फिगर ये है आपका। ठीक है, ये श्रेणी अस्थि के फिगर है। अगले टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक हाथ का दिया गया है। ठीक है, हाथ में इसमें जो होते हैं वो 60 जोड़ा अस्थि पाई जाती है। कितना जोड़ा अस्थि पाया जाता है हाथ में? 7 जोड़ा अस्थि पाया जाता है। ठीक है, बाजू या ऊपरी भाग के अस्थि को क्या कहते हैं हम लोग? हामस कहते हैं। बाजू या ऊपरी भाग के अस्थि को क्या कहते हैं? हामस कहते हैं। निचले भाग में रेडियस एवं आलना नमक अस्थि पाया जाता है। आलना नमक अस्थि पाए जाते हैं निचले भाग में हाथ के। कलाई के अस्थि को कार्पल एवं हथेली के अस्थि को मेटाकार्पल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कलाई के अस्थि को कार्पल कहते हैं, कलाई के अस्थि को कार्पल कहेंगे और हथेली के अस्थि को क्या कहेंगे? मेटाकार्पल कहेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। ये हाथ का जो फिगर दिया गया है हाथ के अस्थियों का। ई पॉइंट में पैर के बारे में कह रहा है। फीड पैर में सबसे लंबी एवं ठोस हड्डी फीमर जांघ में पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि सबसे ठोस हड्डी और सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है? जांघ की हड्डी होती है। अगला पॉइंट है कि घुटना के हड्डियों को पटेला कहा जाता है। जो गोल ऐसा होता है ना घुटना में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। इसमें 60 हड्डियां पाई जाती है, यानी कि 30-30 हड्डियां पाई जाती है इसमें। अगला पॉइंट है कि निचले पैर में टिबिया एवं फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। ठीक है, निचले पैर में क्या पाई जाती है? टिबिया एवं फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि तलवा के हड्डी को टर्सल एवं नीचे वाला हड्डी को मेटाटर्सल कहते हैं। ठीक है, याद रखने वाली बात है कि तलवा के हड्डी को टर्सल कहते हैं और निचला वाला हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाटर्सल कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, ये देखिए फिगर। अस्थि के नोट में दिया गया कि अस्थि के संचलन के लिए 2 मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें इसका। कुछ अन्य जंतुओं की चाल के बारे में अब बात करते हैं। केचुआ को हम लोग इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं। यह जो होता है एनिलिडा संघ का जंतु है। केचुआ कैसा है? एनिलिडा संघ का जंतु है। अगला पॉइंट है यह द्विलिंगी होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल होता है ये। अगला पॉइंट है यह सांस त्वचा से लेता है। केचुआ जो है सांस लेता है किससे? त्वचा से लेता है। इसमें अस्थियां नहीं होती है, यानी कि इसमें जो है केचुए में हड्डी नहीं होती है, बल्कि यह मांसपेशियों के सहारे अपने शरीर को घसकर एवं बढ़ाकर चलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि केचुआ जो होते हैं अर्थवर्म का शरीर कई खंडों में बटा रहता है। प्रत्येक खंड को शाक कहते हैं। प्रत्येक खंड को क्या कहेंगे? शाक कहते हैं। जो जैसे मिट्टी में पकड़ बनाने में क्या होती है? सहायता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि इसमें 4 जोड़ा और 8 हृदय चैम्बर होते हैं।
अगला पॉइंट है कि इसका रक्त प्लाज्मा जो होता है उपस्थिति के कारण, रक्त प्लाज्मा में उपस्थिति हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। ठीक है, इसके रक्त का हीमोग्लोबिन का लाल होता है। ये देखिए केचुए का फिगर है, ये पूरी केचुआ का फिगर दिया गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं घोंघा के बारे में, स्नेल जिसको हम लोग कहते हैं। यह जो है मोलस्का संघ का जंतु है। कौन? घोंघा जो है मोलस्का संघ का जंतु है। इसके चलने के लिए मसाल पैर होते हैं, इनको पाद कहते हैं। अगला पॉइंट है घोंघे न्यूमेस्टोम के सहायता से फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक है, घोंघा जो होता है वो लंग से सांस लेते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि सामान्य घोंघा के हृदय में 2 या 3 कक्ष होते हैं। आइए इसके फिगर को देख लेते हैं, घोंघा के फिगर को। ये टोटल जो है पूरी घोंघा है। अगले पॉइंट की बात करें तिलचट्टा के बारे में, तो कॉकरोच हम लोग इंग्लिश में कॉकरोच कहते हैं। यह ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। तिलचट्टा कैसा जंतु है? ऑर्थोपोडा, उड़ता है तिलचट्टा, ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। इसमें 3 जोड़ा पैर पाया जाता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े पैर पाए जाते हैं? 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं। अभी हम इन्हें फिगर के ज़रिए से देखेंगे, पहले इनके डिस्क्रिप्शंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके रक्त का रंग हमेशा हीमोसील के कारण सफ़ेद होता है। किसका सफ़ेद होता है? तिलचट्टा का रक्त जो होता है वो सफ़ेद होता है। यह बात रंध्र से सांस लेता है। इसके हृदय में 13 कक्ष पाया जाता है। आइए तिलचट्टा के पहले देख लेते हैं। इसमें 3 जोड़ा पैर होते हैं, देखिए 3 जोड़ा पैर, 1 2 3, है ना। इस तरीके से तिलचट्टा के बारे में दिया गया है। अगला पॉइंट है पक्षी। वर्ड के बारे में क्या कह रहा है? यह जो है सरीसृप से विकसित हुआ है। पक्षी किससे विकसित हुआ है? सरीसृप से विकसित हुआ है। इसके हृदय 4 कक्ष होते हैं। पक्षी के हृदय कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। इसका अग्रपाद विकसित होकर पंख का निर्माण करता है और इसके अस्थि खोखले होते हैं जो इसे उड़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आइए इस पक्षी का कंकाल को भी देख लेते हैं। ये फिगर है पक्षी के कंकाल का। अगले पॉइंट की बात करें तो मछली के बारे में कह रहा है, इसमें 2 हृदय कक्ष होते हैं। मछली में कितने हृदय कक्ष होते हैं? 2 होते हैं। यह गलफरा से सांस लेती है। ठीक है, इसका शरीर धारा रेखीय एवं फिसलनदार होते हैं। यह कोल्ड ब्लडर होते हैं। मछली कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडर होते हैं, शीत रक्त जो होते हैं। अगले पॉइंट की आते हैं सर्प के बारे में। सर्प में जो गति होता है सांप में, तो सर्प एक मेरुदंड एवं शरीर की पेशियों क्षीण एवं असंख्य में से एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, सभी पेशियां आपस में संकुचित होकर इसे चलने में सहायता प्रदान करती है। अगला है सर्प के बारे में कि सर्प एक शरीर में अनेक बलय होते हैं। प्रत्येक बलय इसके चलते समय आगे की ओर धक्का जो है देते हैं। सर्प हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, यह कभी भी सीधा नहीं चलता है। ठीक है, इस सर्प के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगला पॉइंट है इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, तो पहले उनको हम लोग देखते हैं कि डॉल्फिन एवं व्हेल किस अंग से सांस लेते हैं? तो नशादार या बात छिद्रों से जो है सांस लेते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो श्वसन दिन एवं रात दोनों में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका कि वातावरण में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? वातावरण में होने वाला परिवर्तन जो है उद्दीपन कहलाता है। अगला पॉइंट है इसका कि छुई मुई यानी कि गुलमेहंदी के पौधे के पत्ती छूने पर किसके कारण जो है मुरझा जाती है? तो उद्दीपन के कारण क्या होती है? मुरझा जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो चट्टान, मिट्टी, वायु, जल
प्रकाश एवं ताप किसका उदाहरण है? तो अजैव घटक का उदाहरण है ये सभी। कौन कौन से? चट्टान, मिट्टी, वायु, जल एवं प्रकाश, ये सभी जो है अजैव घटक के उदाहरण है। अगले पॉइंट की बात करें तो जीवों के अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? तो जीवों के अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन जरूरी है। क्या जरूरी है? प्रजनन जरूरी है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो है, अब आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर स्टार्ट हो चुका है, तो आइए इनके प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चंस को। तो आइए एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 नंबर में, निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? तो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं हड्डियां और मांसपेशियां। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हड्डी और मांसपेशी जो है हमारे शरीर को चलने फिरने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अचल है? तो कौन सा जोड़ा अचल है? तो ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, ये जो है ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये अचल जोड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 की तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होते हैं? ठीक है, किस जीव में गति के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होते हैं? तो घेगा में नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पानी के नीचे के गोताखोर अपने पैर पर फिन की तरह फ्लिपर्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि पानी में आसानी से तैर सके, इसलिए पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में, घोगा इसकी सहायता से चलता है। तो घोगा किसकी सहायता से चलता है? मसल पैर की सहायता से चलता है, यानी कि मस्कुलर जिसको कहते हैं, मस्कुलर और फूड की सहायता से घोगा चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? एक हड्डी के संचलन में जो है वो 2 मांसपेशियों का उपयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन 7 कह रहा है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? धुराग्र संधि कहते हैं, हम लोगों ने जस्ट पीछे पढ़ा। कलाई लचीली होती है, क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 8 में कलाई लचीली होती है, जो छोटे छोटे अस्थियों से बनी है उसे क्या कहते हैं? छोटे छोटे अस्थि से जो बनी होती है उसे हम लोग कार्पेल कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर बात करें तो मेरुदंड में कशेरुकों की संख्या कितनी है? तो कशेरुकों की संख्या 33 है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, तिलचट्टा में कितने जोड़े पैर होते हैं? तो तिलचट्टा में आपका जो है 3 जोड़ा पैर होता है, जस्ट पीछे हम लोगों ने पढ़ा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 में, किसका शरीर धारा रेखीय होता है? तो किसका शरीर जो है धारा रेखीय होता है? तो मछली का शरीर जो होता है वो धारा रेखीय होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो पेशीय पाद की सहायता से कौन चलता है? तो पेशीय पाद की सहायता से जो है वो कौन चलता है? घोगा चलता है। अस्थि और उपास्थि, ठीक है, अस्थि और उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर को क्या बनाते हैं? अस्थि और उपास्थि शरीर को जो है कंकाल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंकाल बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोहनी की अस्थियां किस संधि के द्वारा जुड़ती है? कोहनी की अस्थि जो है किस संधि के द्वारा जुड़ी रहती है? हिंज संधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉलम ए में दिए गए शब्द का सही मिलान कॉलम 2 में दिए गए शब्द का सही से मिलान करना है। तो कह रहा है कि जबड़ा, तो जबड़ा का क्या हो जाएगा? एक अचल संधि हो जाएगा। और मछली का क्या हो जाएगा? आपका मछली का हो जाएगा शरीर का धारा रेखीय, अभी इसको 2 का 1 से मिल जाएगा। घोगा, ठीक है, घोगा का क्या हो जाएगा? बाह्य कंकाल हो जाएगा घोगा का। और बचा क्या है?
तिलचट्टा, शरीर पर क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। तो कपाल की कौन सी अस्थि जो है गति करेगी, मैंडिबल जो है अस्थि गति करेगी। गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक लिखी गई है। गेट ऑफ एनिमल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर जो है 5 यही समाप्त होता है। अगले चैप्टर की ओर आते हैं, अध्याय 6 में। अध्याय 6 में हम लोग जो है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, सजीव विशेषताएं एवं आवास, इन चैप्टर को हम लोग जो है पढ़ेंगे अध्याय 6 में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विभिन्न स्थान पर्यावरण के हिसाब से जंतु के आवास एवं शरीर का बनावट होता है। बात सही है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शरीर के ताप के जो है जंतु रह सकते हैं। अगला पॉइंट है, जैसे कि कुछ पर्यावरण के अनुसार जीव जंतु विशेषताएं निम्नलिखित होती है। तो आइए उनकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। ABCD करके पॉइंट दिया गया, उनकी विशेषता को देख लेते हैं। डिजर्ट यानी कि रेगिस्तानी के बारे में बात करते हैं। रेगिस्तान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पाए जाने वाले पौधे के ऊपर क्यूटील लगा होता है। क्या लगा होता है, क्यूटील लगा होता है, जो इसे अधिक जल की हानि से बचाता है। अगला पॉइंट है कि यहाँ के पौधे जड़ अधिक लंबी होती है तथा पत्ती कांटे के रूप में परिवर्तित होती है। जो जहाँ सूखा जगह होगा वहाँ के जो पौधे होंगे वो उनके जड़ें काफ़ी अधिक लंबी होंगी। अगला पॉइंट है इसका कि यहाँ पाए जाने वाला जंतु कमल शुष्क एवं मूत्र पतला होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया गया, ऊँट का लंबा पैर उन्हें रेत की गर्मी से बचाता है। अगले पॉइंट की बात करें, इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। ठीक है, ऊँट एवं उनके परिवेश, देखिए फिगर से दिखाया गया डायग्राम से कि ऊँट और उनके चारों ओर जो है खाली खाली जगह है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे, मरुस्थल में उगने वाले कैक्टस के पौधे हैं। ठीक है, ये सभी पौधे जो कांटेदार है, सूखे स्थानों में उगे गए हैं। बिल में मरुस्थलीय जंतु, इन सभी के फिगर दिए गए हैं। आगे देखिए बी में बात करते हैं, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट क्या दिया है, पर्वतीय ध्रुव के बारे में डिस्कशन है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष शंकुकार होता है। पर्वतीय ध्रुव में जो है पाए जाने वाला वृक्ष क्या होता है, शंकुकार होते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष का पत्ता कोन धारा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु जो है, जंतु का शरीर पर मोटी त्वचा या फिर उन्हें ठंडी से बचाता है। अगला पॉइंट है, पहाड़ी तेंदुए शरीर पर फिर उन्हें बर्फ पर चलने पैरों में ठंड से बचाती है। फिगर देख सकते हैं, जैसे कि पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष और जंतु के बारे में भी दिया गया था। प्रश्न जो है ये पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पॉइंट 3 मैदान या घास और स्थल के बारे में डिस्कशन किया गया है। शिकारी जानवर के चेहरे पर आगे की आँखों और उन्हें दूर शिकार खोजने में मदद करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि एक आँख से 150 डिग्री एवं दोनों आँख से 180 डिग्री तक देखता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, कुछ जलीय जीव एवं पौधे के बारे में। तो जलीय जीव का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। जलीय जीव का शरीर धारा रेखीय एवं फिसलन भरा होता है, जो इन्हें पानी में तैरने में सहायक करता है। मछली के पंख एवं पूंछ इन्हें पानी की दिशा में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये कुछ जलीय जीव के बारे में जो है बताया गया है, जलीय जीव और जलीय पौधे के बारे में।
कुछ जलीय पौधे जल स्तर पर पलवन करते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो है पलवन करते हैं, और आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी के स्थिर है, कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न हैं। आइए अगला पॉइंट है कि जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जंतु प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे कि पक्षी अंडे देती है, तो पक्षी अंडे देती तो उस अंडे से जिस भी प्रजाति की पक्षियां हों उन्हीं अंडे से उसी प्रजाति की पक्षी निकलेंगी, बच्चे जो है उनके होंगे। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, बच्चे देने वाले कुछ जंतु पौधे एवं बीज अंकुरित होकर जो है नया पौधा बनता है, उनका फिगर दिया गया है। ठीक है, आलू की सुप्त कलिकाओं से उगता हुआ एक पौधा भी दिया गया है, ये सभी फिगर के ज़रिए दिखाया गया है। आइए इनके जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं। कह रहा है कि श्वसन दिन एवं रात दोनों में होता है तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? केवल दिन में होगा। किस में होगा? केवल दिन में होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि वातावरण में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो हम लोगों ने भी पिछले ही पढ़ा था, वातावरण में होने वाला परिवर्तन जो है उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका कि छुई मुई यानी कि गुलमेहंदी के पौधे के पत्ती छूने पर किस कारण मुरझा जाते हैं? तो उद्दीपन के कारण क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप किसका उदाहरण है? ये सभी जो है अजैव घटक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अजैव घटक के उदाहरण है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो जीवों में अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? तो जीवों में अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगले पॉइंट की बात करें तो पॉइंट समाप्त हो चुका है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे आवास नहीं कहा जा सकता है? तो किसे आवास नहीं कहा जा सकता है? आइए प्रश्न संख्या 1 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे आवास नहीं कहा जा सकता है? तो पशुओं के चलने वाली कृषि भूमि को जो हम लोग आवास नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं, तो इनकी विशेषताओं को पढ़ना है और बताना है कि क्या विशेषता दी गई है इनमें। तो कह रहा ऑप्शन नंबर ए में कि वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इसमें उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सा संयोजन रेगिस्तानी पौधे के लिए विशिष्ट है? तो कौन सा विशिष्ट हो जाएगा? तो हमारा जो है वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है, यानी कि 3-4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर में कि बूझों को एक ऐसा जानवर मिलता है जिसका शरीर धारा रेखीय और फिसलन भरा होता है, जानवर का निवास स्थान क्या है? हम लोगों ने पिछले जो अध्याय में पढ़ा कि जिसका शरीर रेखित और फिसलन भरा होता है, तो वैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीवों के लक्षण हैं? तो कौन से जीवों के लक्षण है? तो आपका जो हो गया श्वसन, जीव जो है सांस लेते हैं, और क्या होता है? प्रजनन भी जीव करते हैं, एडेप्टेशन भी करते हैं, अनुकूलन और उत्सर्जन भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि केचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो केचुए जो है आपका त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
6 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को देखकर मुंह में पानी आना, और कह रहा है कि छूने पर मिमोसा पौधे की पत्तियों का बंद होना, जब कोई वस्तु अचानक हमारी दिशा में फेंकी जाती है तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और अगला पॉइंट है कि अंडे से एक चूजे का निकलना। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि इनमें से कौन सा उद्दीपन का प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ये उदाहरण नहीं है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अंडे से एक चूजे का निकलना जो है ये उद्दीपन प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पौधे में श्वसन के लिए सही है। तो पौधे में श्वसन के लिए सही है, श्वसन जो होते हैं दिन और रात दोनों समय में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन के बारे में कथन गलत दिया गया। तो उत्सर्जन के बारे में, उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया होती है, यह कथन जो गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, उस सेट को चुने जो प्राकृतिक आवास के केवल जैविक घटकों के प्रतिनिधित्व करता है। तो किसके प्रतिनिधित्व करता है? बाघ, हिरन, घास, मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। बी में ऑप्शन दिया गया है कि आपका चट्टाने, मिट्टी, पौधे, वायु, और ऑप्शन सी दिया गया रेत, कछुआ, केकड़ा, चट्टाने, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलीय पौधे, मछली, मेढक और कीट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो पेड़ की टहनी से एक नया पत्ता निकलना जो है वो प्रजनन से संबंधित नहीं है, क्योंकि कुत्ते ने पिल्ले को जन्म दिया ये तो है, और एक बीज पौधे के रूप में विकसित हो रहा है ये भी प्रजनन का उदाहरण है। अंडे चूजे से निकलना ये भी है। तो कौन नहीं है? तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, पेड़ की टहनी से एक नया पत्ता का निकलना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि प्रजनन के संबंध में निम्न में से विषम को चुने। तो आम के पेड़ की जड़ें, मुर्गी के अंडे, ये तो होगा प्रजनन के विषय में। पौधे के बीज होगा, आलू की कलियां हो जाएगी। आम के पेड़ की जड़ें जो है ये नहीं होगा, ये विषम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यद्यपि जीव मर जाते हैं लेकिन उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है, सजीवों की कौन सी विशेषताओं इसे संभव बनाती है। तो कौन सी विशेषता से संभव बनाती है? प्रजनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में। यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हैं? आप क्या करेंगे? तो गाढ़ा पेशाब बाहर निकलेगा वहाँ जहाँ पानी नहीं होगा, रेगिस्तान इलाके में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किस पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य जो है बनाती है। तो अनुकूलन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि केंचुआ सांस किससे लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, केंचुआ सांस जो होते हैं वो किनसे लेते हैं? वो त्वचा से लेता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो प्रश्न संख्या 16 में पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से कहलाते हैं। तो सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? जैव घटक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें तो 17 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। तो कौन सी वस्तुएं थी? तो जो है मक्खन थी, और हो जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा? चमड़ा, और हो जाएगा आपका रबड़। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं
तो क्या कहलाता है? जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं तो उद्दीपन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वे 19 नंबर देखते हैं प्रश्न। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? जलीय जीव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक जो है वो पौधे नहीं हैं, ठीक है। नागफनी प्रकाश, अंतिम प्रश्न जो 21 नंबर है अध्याय 6 का, नागफनी प्रकाश संश्लेषण किस भाग से करते हैं? तो किस भाग से करते हैं ये? तो तना के भाग से जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अध्याय 7 और 8 को देखेंगे। जो नए आए हैं इस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।